हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जैसे क्लासेज में। फिर से हम एक नई करंट अफेयर्स की क्लासेज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम गणेश जी भगवान का ध्यान करेंगे, उसके बाद में हम करंट अफेयर्स के बारे में। तो हम देखते हैं भारत और फ्रांस संयुक्त अभ्यास जिसे हम फ्रिंजेक्स FRINJEX 23 जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में पैंगोंग सैन्य केंद्र में आयोजित होने वाला है। तो इसके बारे में ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। तो भारत फ्रांस संयुक्त अभ्यास जिसे हम फ्रेंजेक्स 2023 केरल के तिरुवनंतपुरम में पैगोड जो सैन्य केंद्र में आयोजित होने वाला है, इसके बारे में देखते हैं। तो फ्रिंजेक्स जो 2023 या जिसे हम 23 के बारे में देखते हैं, तो ये क्या है। तो फ्रिंजेक्स क्या है, फ्रिंजेक्स के बारे में देखते हैं। तो ये भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच का पहला जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो फ्रिंजेक्स 2023 के बारे में हमने देखा, तो ये एक जो हमारी भारतीय सेना और जो फ्रांसीसी सेना के बीच में पहला संयुक्त अभ्यास है फ्रिंजेक्स। इसके बाद में देखते हैं हम, ये पहली बार जब दोनों देशों में एक कंपनी समूह से मिलकर एक टीम प्रारूप में सैन्य अभ्यास किया गया था। तो ये पहली बार जब हुआ था जब दोनों देशों में एक कंपनी समूह जो एक कंपनी ग्रुप्स से मिलकर ये एक टीम प्रारूप में सैन्य अभ्यास किया है। अब इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं हम। तो इसके उद्देश्य किस प्रकार से इसका उद्देश्य है जिसके कारण ये होता है दोनों देशों के बीच में कंपनियों के समय से। तो इसका उद्देश्य था जो है वो सामरिक स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच में अंतर सक्रियता, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना। ये दोनों सेनाओं के बीच में जो फ्रिंजेक्स 2023 था, ये अभ्यास के लिए एक विषय था जो मानवीय सहायता और एक विवादित वातावरण में आपदा राहत संचालन पर आधारित है। तो ये क्या है, एक इसका उद्देश्य हम समझ सकते हैं कि ये सामरिक स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच में क्या है, अंतर सक्रियता। तो मतलब अंतर सक्रियता, दोनों अंतर सक्रियता से मतलब अंदर ही अंदर ये एक्टिव रहने से संबंधित है, और समन्वय एक दूसरे और सहयोग को, तो सहयोग को, एक दूसरे के सहयोग को ये बढ़ावा देने के लिए, ये अभ्यास के लिए एक विषय, और मानवीय सहायता और एक विवादित वातावरण में आपदा राहत संचालन पर ये जो फ्रिंजेक्स 23 आधारित है। अब हम देखते हैं तो भारतीय फ्रांस सैन्य अभ्यास। तो इसके जो अभ्यास है वो है, एक तो है गरुड़ जो कि वायुसेना से संबंधित है, और जो अभ्यास है वरुण जो कि नौसेना से संबंधित है, और अभ्यास शक्ति जो कि ये सेना से संबंधित है। तो भारतीय जो फ्रांस सैन्य अभ्यास है, ये 3 अभ्यास है। अभ्यास गरुड़ जो कि वायुसेना, इसमें क्या है, जो भारत की वायुसेना और जो फ्रांस की वायुसेना उनके बीच में ये युद्धाभ्यास है। जबकि वरुण है वो नौसेना, जो भारतीय नौसेना और जो फ्रांस की नौसेना के बीच में ये सैन्य अभ्यास है। और इसी प्रकार वो अभ्यास शक्ति है, ये भारतीय सेना और जो फ्रांस की सेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास है। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट कुछ कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में ही भारतीय किसानों के जीवन में दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन लाने में नैनो यूरिया के लाभों की सराहना की है। तो हम सबसे पहले हम नैनो यूरिया के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं तो जो अभी प्रधानमंत्री ने हाल ही में ही भारतीय किसानों के लिए, तो भारतीय किसानों के जीवन में दीर्घकालिक से मतलब है यहाँ पर लंबे समय तक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए या लाने में नैनो यूरिया के लाभों की सराहना की है। तो हम देखते हैं कि नैनो यूरिया क्या होता है इसके बारे में। तो किसानों को, जो भारतीय किसान है, ये जो बार बार में जो यूरिया उपयोग में लेते हैं, तो इसको देखते हुए जो
भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अभी किसानों की सराहना के लिए दीर्घकालिक, जो कि लंबे समय तक ये चलने वाला जो है, जो नैनो यूरिया टेक्निक, इसके बारे में देखते हैं अभी। तो नैनो यूरिया के बारे में देखते हैं। तो ये एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित क्रांतिकारी कृषि इनपुट है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि नैनो यूरिया होता है वो एक नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है, और ये क्रांतिकारी कृषि इनपुट है जो कि पौधों को क्या करता है, नाइट्रोजन प्रदान करता रहता है, जिससे जो पौधा होता है वो जल्दी ग्रो कर जाता है, और जो उसमें जो नाइट्रोजन की कमी के कारण जो जीवाणु उसमें बनने की आसानी हो जाती है, उससे नाइट्रोजन की कमी नहीं हो पाती है। इसके बारे में देखते हैं हम। ये भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, जिसे हम इफ्को के द्वारा विकसित और पेटेंट किया गया है, जो नैनो प्रौद्योगिकी है, जिसे हम नैनो उर्वरक कहते हैं। ये क्या है, जो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी जो लिमिटेड है, जिसे हम इफ्को द्वारा ये विकसित और पेटेंट क्या होता है, कोई चीज़ के बारे में जब हम पेटेंट ले लेते हैं तो पेटेंट क्या करती है, इसमें गवर्नमेंट देती है। तो कोई चीज़ होती है उसको, जैसे भारतीय, तो ये भारत में ही बनाई है, तो उस पर क्या लिया जाता है, पेटेंट लिया जाता है, जिससे वो, और इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। अब देखते हैं हम इफ्को। तो इफ्को क्या है, तो नैनो यूरिया भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और उर्वरक नियंत्रण आदेश, जिसे एफसीयू में शामिल एकमात्र नैनो उर्वरक है। जो इफ्को है, जो नैनो यूरिया, जो भारत सरकार द्वारा, जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट सरकार है, जिसके द्वारा अनुमोदित और उर्वरक नियंत्रण आदेश, जिसे हम एफसीओ के द्वारा, ये क्या है, एकमात्र नैनो उर्वरक है। अब इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं हम। तो इसकी क्या क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता में सबसे पहले देखते हैं हम, ये पारंपरिक यूरिया प्रिल की तुलना में नैनो यूरिया में क्या होता है, लगभग 20 से 50 nm और अधिक सतह से मतलब यहाँ 1 mm यूरिया प्रिल से लगभग 10,000 गुना अधिक है ये। जैसे यूरिया को हम 1 mm में काम में लेते हैं तो उतना ही काम कर पाता है, जबकि जो ये नैनो यूरिया होता है इसमें क्या होता है, लगभग 20 से 50 nm और अधिक सतह से मतलब 1 mm से ये क्या करता है, प्रिल से 10,000 गुना अधिक होता है। और एक कणों की संख्या होती है जो 55,000 नाइट्रोजन कण 1 mm यूरिया प्रिल से अधिक होते हैं। और क्या वांछनीय कण आकार होता है इनका, जो नैनो, हमारे जो नैनो ये उर्वरक है, यूरिया है, इसमें क्या होता है, लगभग 20 से 50 nm और अधिक सतह क्षेत्र में क्या होता है, ये 1 mm से क्या होता है, ये 10,000 गुना अधिक होता है। और इसके जो कणों की संख्या होती है वो एक कण में क्या होता है, 55,000 नाइट्रोजन जो कण होते हैं उससे भी अधिक होते हैं, जो 1 mm जो यूरिया प्रिल से ये अधिक और वांछनीय कण आकार होते हैं। अब इसमें देखते हैं, जो इसमें 4.0% इसमें कुल नाइट्रोजन होता है। अब इसके हम फायदे देखते हैं। तो इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ क्या करते हैं, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ये जो नैनो यूरिया है ये क्या करता है, जो कम कार्बन फुटप्रिंट होते हैं उसके साथ में ऊर्जा और कुशल जो पर्यावरण होता है उसको कोई हानि नहीं होती है। और इससे क्या करता है, जो अनुकूल उत्पादन, और इसके अनुकूली उत्पादन जैसे प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो उत्पादित या फिर प्रोडक्शन किया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं हम, जो फसल के उत्पादन की इसकी जब हम नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो फसल होती है उसकी जो उपलब्धता होती है उसमें क्या होती है, 80% से भी अधिक की क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो उच्च पोषक इसमें क्या करते हैं, उपयोग में दक्षता प्राप्त करते हैं। तो जो हम जब नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी जो फसल होती है वो 80% तक हमें क्या होती है, अधिक वृद्धि होती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका यूजेज हम दक्षता यानी शक्ति प्राप्त होती है। इससे क्या होते हैं इससे फसल में उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य, जो मृदा होती है उसको कोई हानि नहीं होती है। और जो उपज होती है उसमें जो पोषण
की गुणवत्ता हम क्वांटिटी के बारे में देखते हैं तो न्यूट्रिएंट जो क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है, इसमें सुधार आता है। और जो पारंपरिक हम उर्वरक के असंतुलन, जो हम यूरिया का उपयोग करके क्या कर रहे थे, जो पारंपरिक उर्वरक के साथ असंतुलित और अत्यधिक जो उपयोग को संशोधित करने की क्या होती है, इसमें उम्मीद होती है। तो हम नैनो यूरिया के बराबर नए उपयोग करके क्या करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो भूमि में असंतुलन और जो अत्यधिक उपयोग से क्या करते हैं, इसमें संबोधित करने की उम्मीद है। तो नैनो यूरिया से हम देखा था हमने, इससे क्या होती है 80% तक हमें वृद्धि होती है और इससे हमारी फसल की जो प्रोडक्शन क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। और मृदा स्वास्थ्य, जो हमारी जो मृदा होती है उसकी जो उपज होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी में होता है वो उसमें भी क्या होता है, सुधार होता है। अब देखते हैं हम भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, जिसे हम इफ्को, तो ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ये भारत की सबसे बड़ी बहुराज्यीय, मतलब ये भारत की सबसे बड़ी बहुराज्य से मतलब हम कह सकते हैं एक राज्य की नहीं होकर कई राज्यों की ये सरकारी समिति है, जो कि पूरी तरह से भारतीय सरकारी समितियों के स्वामित्व में है। तो भारतीय किसान जो उर्वरक सहकारी लिमिटेड है, ये भारत की सबसे बड़ी बहुराज्यीय सरकारी समिति है, जो पूरी तरह से भारतीय सरकारी समितियों के स्वामित्व में है। और इफ्को है जो मुख्य रूप से उर्वरकों के उत्पादन और वितरण में लगी हुई है। तो जो इफ्को जो है, जो सरकारी लिमिटेड है, ये क्या करती है, ये मुख्य रूप से उर्वरकों का जो प्रोडक्शन करती है और उसके बाद में ये वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन में लगी हुई है। और इसके जो हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर्स है वो नई दिल्ली भारत में है। और इसके बाद में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो प्रमुख मंदिरों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं इसमें आगे। तो हम निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, तो हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो का जो मंदिर है उसका जो निर्माण है वो चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कोणार्क जो मंदिर है, जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं, और ये इसका निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो कोणार्क का जो मंदिर है, इसका जो पूर्वी जो गैंग के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। तो अमृतसर स्थित जो स्वर्ण मंदिर है उसको अर्जुन देव ने बनवाया था। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। तो इसके जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको द्रविड़ चोल कला शैली का जो उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माता कौन है। तो इसके जो निर्माता है कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माता है वो नरसिंहदेव द्वितीय है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, भगवान नटराज का जो प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्य शिल्पकला है वो स्थित है, तो वो चिदम्बरम में स्थित है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है वो चिदम्बरम में स्थित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो लिंगराज की जो मंदिर है उसकी नींव डाली थी जयजाति केसरी ने इसकी जो नींव डाली थी। और मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में है। तो ये गुजरात में है मोढेरा का सूर्य मंदिर। इसके बाद में हम ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। और वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो वैष्णो देवी मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को बताना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।